नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत हम ग्रामीण परिवार व्यवस्था की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने परिवार और ग्रामीण परिवार की विशेषताएं देखी थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण संयुक्त परिवार की विशेषताएं और नगरीय परिवारों के बारे में। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है। प्रारंभिक काल से ही यह व्यवस्था हिंदू समाज और ग्रामीण समाज की आधारशिला रही है। इसके लिए हमने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं भी देखी थी। उनके आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि संयुक्त परिवार में एकाकी परिवार की तुलना में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। यह एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी यह एक इकाई के रूप में ही कार्य करते हैं और इसके सदस्य परस्पर रक्त संबंधों से संबंधित होते हैं। ग्रामीण संयुक्त परिवार की अब विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता है बड़ा आकार। संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के अनेक सदस्य और अन्य रिश्तेदार साथ साथ रहते हैं, जो परिवार के बड़े आकार का निर्माण करते हैं। इसी के साथ सामान्य निवास भी ग्रामीण संयुक्त परिवार की एक विशेषता है। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य अधिकांशतः एक ही मकान में निवास करते हैं। सदस्यों की संख्या बढ़ जाने पर पैतृक घर के पास ही एक या अधिक भाइयों द्वारा अलग निवास बना लिया जाता है। अलग रहने पर भी वे उत्सव और त्यौहार पैतृक घर में ही मनाते हैं। इसी के साथ सामान्य उपासना भी संयुक्त परिवारों की एक विशेषता है, जिसमें प्रत्येक परिवार के अपने कुछ पूर्वज और देवी देवता होते हैं। पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। ग्रामीण संयुक्त परिवारों की एक विशेषता सामूहिक संपत्ति होती है। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की भूमि, मकान और पूंजी सामूहिक होती है। सभी व्यक्ति कमाकर सामूहिक कोष में देते हैं और परिवार में विवाह, जन्म, मृत्यु तथा अन्य अवसरों पर होने वाले खर्चे का सामूहिक कोष में से ही भुगतान करते हैं। ग्रामीण संयुक्त परिवार एक सहयोगी व्यवस्था है। संयुक्त परिवार का अस्तित्व सहयोग पर ही टिका हुआ है। सहयोग के आधार पर ही परिवार अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी कर पाता है और एक आर्थिक इकाई के रूप में उत्पादन का कार्य संभव हो पाता है। ग्रामीण संयुक्त परिवारों की एक विशेषता यह भी है कि वहां कर्ता का सर्वोच्च स्थान होता है। भारतीय ग्रामीण संयुक्त परिवार पितृ प्रधान होते हैं। परिवार में पिता या वयोवृद्ध पुरुष ही परिवार की देखरेख और नियंत्रण करता है। परिवार के अन्य सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और अनुशासन में रहते हैं। इन्हीं के साथ एक अन्य विशेषता जो है वह है पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे होते हैं। बड़े छोटों पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो छोटे बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। संयुक्त परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व को निभाता है। ये संयुक्त परिवार ग्रामीण समाज में ऐसे अनेक उपयोगी कार्य करते हैं जिससे समाज में व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। गांव में क्योंकि कृषि की प्रधानता होती है तो संयुक्त परिवारों का महत्व भी वहाँ और ज़्यादा बढ़ जाता है। संयुक्त परिवार में ही बच्चों के समुचित लालन पालन होता है। परिवार में दादा दादी सरलता से बच्चों की देख रेख कर लेते हैं और बीमारी आदि के समय अपने अनुभव के आधार पर छोटा मोटा इलाज स्वयं ही करने में समर्थ होते हैं। संयुक्त परिवार समाजीकरण का कार्य भी करता है। बच्चे परिवार के विभिन्न सदस्यों के संपर्क में आकर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और मानवीय गुणों को सीखते हैं। संयुक्त परिवार श्रम विभाजन का भी अच्छा उदाहरण है। स्त्रियां गृह कार्य और कृषि से संबंधित छोटे मोटे कार्य करती हैं तो पुरुष बाहरी कार्य और ऐसे कार्य करते हैं जिसमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। बालक छोटे मोटे कार्यों के द्वारा अपना योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार अपने सदस्यों के लिए आपत्तियों का बीमा भी कह सकते हैं। बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना और शारीरिक मानसिक अयोग्यता की स्थिति में परिवार ही भरण पोषण और इलाज का खर्च उठाता है। वह विधवा और परित्यक्ता बहनों और बेटियों को भी संरक्षण प्रदान करता है।
संयुक्त परिवार अपने सदस्यों पर अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखता है। वही सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों आदि का पालन कराकर संस्कृति की रक्षा भी करता है। संयुक्त परिवार ही व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पर रोक लगाता है और उसके स्थान पर सामूहिकता को प्रोत्साहन देता है। सामूहिकता की भावना ही आगे चलकर सदस्यों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना जागृत करती है। संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन भी प्रदान करता है। छोटे बच्चों के साथ उनकी बोली में बोलकर सदस्य खुश होते हैं। संयुक्त परिवार में उत्सव और त्योहार भी चलते रहते हैं। बड़े परिवार में रिश्तेदारों का आना जाना भी बना रहता है। संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक संरक्षण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। यही कारण है कि आज भी ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, प्रत्येक संस्था की उत्पत्ति समय की देन होती है। जिन परिस्थितियों में उसकी आवश्यकता होती है, उन संस्थाओं का जन्म होता है। वैसे ही संयुक्त परिवारों की उत्पत्ति भी जिस समय हुई, वो दशाएं उसकी उत्पत्ति के लिए अनुकूल थी। उस समय की कृषि व्यवस्था ने संयुक्त परिवार प्रथा को अनिवार्य बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय और स्थितियां बदली, संयुक्त परिवार में कई दोष भी उत्पन्न होते गए। संयुक्त परिवार व्यक्ति की कुशलता में बाधक है, क्योंकि संयुक्त परिवार में कमाने वाले और नहीं कमाने वाले दोनों को समान सुविधाएं प्राप्त होती है। इससे कार्य की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। परिवार आलसी और अकुशल लोगों का केंद्र बन जाता है। इसके अलावा संयुक्त परिवार में होनहार बालकों का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ मूर्ख और बुद्धिमान सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, जिससे होनहार बालकों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। संयुक्त परिवार सदस्यों की गतिशीलता में भी बाधक है, क्योंकि परिवार का स्नेहपूर्ण वातावरण सदस्यों को घर छोड़कर बाहर नहीं जाने देता, जिससे सदस्यों में क्षमताएं का विकास नहीं हो पाता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों में बच्चों, आय व्यय और पक्षपात आदि को लेकर पारस्परिक द्वेष और कलह की स्थिति पाई जाती है। संयुक्त परिवारों में स्त्रियों की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उन्हें कठोर नियंत्रण में रहना पड़ता है और कभी कभी गुलाम की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसे परिवारों में स्त्रियों की स्वतंत्रता भी कम होती है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता के कारण गोपनीय स्थान का भी अभाव रहता है। संयुक्त परिवार ने अनेक सामाजिक समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि को भी जन्म दिया है। इसी के साथ जब संयुक्त परिवार के सदस्यों में परस्पर तनाव की स्थिति होती है, तो संपूर्ण परिवार का वातावरण भी शुष्क और नीरस हो जाता है। संयुक्त परिवार के मुखिया की सत्ता निरंकुश और स्वेच्छाचारितापूर्ण होती है, जिसके फलस्वरूप अन्य सदस्यों की स्वतंत्रता छिन जाती है और उनका व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। इन्हीं सब दोषों और विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के कारण आज भारत औद्योगिक अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है और कृषि प्रधानता धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसी अवस्था में संयुक्त परिवार का स्थान भी एकाकी परिवार लेते जा रहे हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, परिवार सर्वत्र पाए जाते हैं, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र। ग्रामीण परिवार के बारे में हम अभी बात कर ही चुके हैं। इसमें हमने परिवार का अर्थ और विशेषताएं भी देखी। नगरीय क्षेत्रों में भी परिवार का वही अर्थ है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसलिए यहाँ परिवार के अर्थ और अवधारणा के बारे में हम फिर से बात नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि जहाँ ग्रामीण परिवार में 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, वहाँ नगरीय परिवार में सामान्यतः 1 या 2 पीढ़ी के सदस्य ही पाए जाते हैं। अतः यहाँ एकाकी या नाभिकीय परिवार देखने को मिलते हैं। नगरों में पाए जाने वाले ऐसे परिवार के स्वरूप को हम केंद्रीय परिवार, नाभिक परिवार या प्राथमिक परिवार भी कहते हैं।
ऐसे परिवार आधुनिक औद्योगिक और नगरीय समाजों की प्रमुख विशेषता है। जहाँ ग्रामीण कृषि प्रधान समाजों में संयुक्त परिवार व्यवस्था अधिक पाई जाती है, वहीं औद्योगिक और नगरीय समाजों में नाभिक या केंद्रीय परिवार अधिक पाए जाते हैं। केंद्रीय या नाभिक परिवार परिवार का सबसे छोटा रूप है, जो एक पुरुष, स्त्री तथा उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के परिवार में अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें बच्चे भी अविवाहित रहने तक ही रहते हैं। विवाह के बाद वे अपना स्वयं का नाभिक परिवार बना लेते हैं। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था न केवल नगरीय क्षेत्रों में बल्कि जनजातीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। ऐसे परिवारों का आकार बहुत ही सीमित होता है। मैकाइवर और पेज ने परिवार की कुछ ऐसी विशेषताओं को बताया है जो कि नगरीय और ग्रामीण सभी समाजों में पाई जाती हैं, जिसमें विवाह संबंध, यानी प्रत्येक परिवार इस संबंध के बाद ही अस्तित्व में आता है। इसके अंतर्गत विवाह का एक स्वरूप भी प्रचलित होता है, जो एक विवाह, बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह कुछ भी हो सकता है। साथ ही परिवार का एक वंश नाम भी होता है। परिवार के बच्चों के नामकरण की भी एक व्यवस्था होती है। बच्चे या तो पिता के नाम से जाने जाते हैं या माता के नाम से। इसी के साथ हर परिवार में एक अर्थव्यवस्था का भी प्रचलन होता है। साथ ही सामान्य निवास भी प्रत्येक परिवार के लिए एक आवश्यक तत्व है। ये सभी विशेषताएं किसी न किसी रूप में ग्रामीण और नगरीय परिवारों में पाई जाती हैं। जब हम नगरीय परिवारों की बात करते हैं तो उनकी कुछ विशेषताएं सामने आती हैं, क्योंकि नगरीय परिवार ग्रामीण परिवार, संयुक्त परिवारों से अलग होते हैं, इसलिए इनकी जो विशेषताएं हैं वह भी ग्रामीण संयुक्त परिवारों से कुछ अलग हैं। जिनमें पहली विशेषता आती है सीमित आकार। जहां ग्रामीण परिवारों में पति पत्नी और उनके बच्चे पाए जाते हैं, वहां साथ ही रक्त और विवाह से संबंधित कुछ अन्य संबंधी भी रहते हैं, लेकिन नगरीय परिवार में साधारणतः पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही देखने को मिलते हैं। नगरीय परिवारों में व्यक्तिवादिता की प्रबलता देखने को मिलती है, जिसके कारण परिवार में व्यक्ति निजी स्वार्थ की दृष्टि से सोचता है। परिणाम यह होता है कि परिवार जैसी प्राथमिक इकाई के सदस्यों में भी संबंधों में औपचारिकता दिखाई देने लगती है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण नगरों में परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आया है। यहाँ लोगों का झुकाव नाभिक परिवार की ओर अधिक है, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही होते हैं। नगरों में बड़े मकानों की कमी और किरायों की अधिकता के कारण लोग एकाकी परिवार में रहना पसंद करते हैं। नगरों में गांवों की तुलना में संयुक्त परिवारों का विघटन अधिक हो रहा है। व्यक्तिवाद, स्वार्थपरकता, भौतिकवाद तथा स्त्रियों की शिक्षा ने संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकाकी परिवारों के निर्माण में विशेष योगदान दिया है। नगरीय परिवार केवल उपभोग की इकाई रह गए हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनेक परिवार उत्पादन और उपभोग की इकाई हैं। वहीं नगरीय क्षेत्रों में परिवारों में उत्पादन नहीं होता और पेशेगत कार्य के लिए परिवार के सदस्यों को विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता है। ग्रामीण परिवारों की तुलना में नगरीय परिवारों में स्त्रियों की स्थिति बेहतर कही जा सकती है। वहाँ स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ है। उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में कई अधिकार प्राप्त हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें प्राप्त नहीं है। नगरीय परिवारों में नातेदारी का महत्व भी कम हुआ है। नगरीय परिवारों में सदस्य अपने नाते रिश्तेदारों से अधिक संबंध रखने में विश्वास नहीं करते। अब वहाँ व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए अपने नाते रिश्तेदारों के नाम नहीं गिनाता, बल्कि अपनी उपलब्धियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नगरीय परिवारों में अनुशासन और नियंत्रण में भी कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ परिवार के सदस्यों पर बुजुर्गों का नियंत्रण रहता था,
उन्हें उनके अनुशासन में रहना पड़ता था। वहीं नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लड़के लड़कियां अपने माता पिता के कठोर नियंत्रण से बच जाते हैं, क्योंकि वे घर के बाहर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। उनके लिए घर के बाहर गतिविधियों के और मनोरंजन के कई स्थान हैं। नगरीय परिवारों में ग्रामीण परिवारों की तुलना में परंपराओं का महत्व भी कम होता जा रहा है। नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां परंपराओं से चिपके रहना अंधविश्वास या ढकोसला समझते हैं। वे उनको बनाए रखने की बजाय तोड़ने में अधिक रुचि रखते हैं। नगरीय परिवारों में आज परिवार के कार्यों का भी स्थानांतरण हो गया है। परिवार अपने मौलिक कार्यों को तो आज भी करता है, लेकिन विभिन्न प्रकार की समितियों की स्थापना से इसके अनेक कार्य उन समितियों के द्वारा किए जाने लगे हैं। छोटे बच्चों को रखने के लिए क्रेच, छोटे बच्चों के लिए स्कूल, मनोरंजन के लिए क्लब, सिनेमा और अन्य साधनों का प्रयोग होने लगा है। जहां पति पत्नी दोनों काम करते हैं, वहां वे टिफ़िन सेवाओं के द्वारा भोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। नगरीय परिवारों में सत्ता में माता और बच्चों की भागीदारी भी होती है। जहां ग्रामीण परिवारों में परिवार संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय पिता के द्वारा लिए जाते हैं और परिवार में उसकी ही सत्ता चलती है, वहीं नगरीय परिवारों में पत्नी या माता भी सत्ता में भागीदार होती जा रही है। कई परिवार तो नगरीय क्षेत्रों में ऐसे मिलेंगे जहां पत्नी पति से अधिक कमाती है, वह पति से अधिक शिक्षित है। कुछ नगरीय परिवार तो ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां बच्चों की अधिक चलती है, वहां माता पिता वही करते हैं जैसा उनके बच्चे चाहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में परिवार व्यक्ति के जीवन में कम महत्वपूर्ण है। इस प्रकार व्यक्ति या तो आर्थिक आवश्यकताओं के कारण या व्यक्तिगत कारणों से नाभिक परिवार स्थापित करने की ओर प्रवृत्त हुए हैं। इस प्रकार वर्तमान में कई कारणों से परिवार संरचना में परिवर्तन आए हैं और नगरीय और ग्रामीण परिवारों की संरचना और कार्यों में भी हमें विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। तो परिवार में परिवर्तन तो अवश्य आए हैं, लेकिन परिवार का अस्तित्व आज भी समाज में बना हुआ है, यानी उसकी उपयोगिता समाज के लिए आज भी है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।